अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज भी हस्बे मामूल हम 5-6 टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि सेनेट के इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, काफ़ी दौड़ धूप चल रही है, आप देख ही रहे हैं आजकल। इसके अलावा नीलम जेलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका भी ज़रा देखेंगे कि क्या स्टेटस है, उसमें कुछ डिलेज़ की खबरें आ रही हैं, उसका भी ज़रा देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको ज़रा ठीक किया जाए, क्योंकि उसके भी काफ़ी मसाइल चल रहे थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हमारे जो मसाइल हैं वो किस तरह बढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, उसका भी जरा तजिया करेंगे। आम आदमी पार्टी का कल भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र करेंगे, और आखिर में हस्बे मामूल क्रिकेट। लेकिन सबसे पहले सेनेट के हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल जनाब अब्बास खान अफरीदी साहब, उनसे बात करते हैं। अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब्बास अफरीदी साहब, मैं खबरें कुछ पढ़ रहा था जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी आज ज़रा कंसर्न हुआ कि सेनेट के इलेक्शंस की जैसे ही खबरें आ रही हैं उधर से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पंटर्स जो हैं वो आजकल नए नए चेहरे असम्बलियों में हमें नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। क्या खबरें हैं और इसको, इस मामले को कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए, एक तो सेनेट का इलेक्शन ये खुश आइंदा है कि 52 सेनेटर पहली दफा इकट्ठे मुंतखब होंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा टर्नओवर है जो इकट्ठे असेंबली में सेनेटरों का जाएगा। ये तो एक जमहूरियत का तसलसल है, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के बारे में मुख्तलिफ क़यास-आराइयाँ ये है वो है, ये कबल इस वक्त बात है। लेकिन जब एक तसलसल चलता है तो वो जो मुश्किलात होती हैं या जो गलतियां होती हैं उसकी इस्लाह का मौका मिलता है। ठीक बात। तो ये तसलसल चलता रहेगा तो इस्लाह होती रहेगी। ये जो इश्यूज हैं ये जब मेच्योरिटी आती रहेगी तो ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन में कोई भी माशरा ठीक नहीं होता, एक दिन में सारा निजाम ठीक नहीं हो सकता। एक तसलसल चलता रहेगा तो ये निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये ऑप्टिमिज्म आपका बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे अब्बास खान अफरीदी साहब, लेकिन सूरत हाल ये है कि हम हर दफ़ा देखते हैं और जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे ये हुआ, फ़लाँ जगह पे इतना उसकी बोली लगी। और अभी भी मुझे पता चल रहा है कि कई जगह पे 2 करोड़, कई जगह पे 5 करोड़, कई जगह पे 15 करोड़ तक की बोलियां चल रही हैं। तो ये तो एक हमारे लिए थोड़ी सी अफसोसनाक सूरत हाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल अफसोसनाक है। लेकिन अगर आप देखें कि न समझी, इसको आप न समझी देखें, इसको आप वो कहते हैं कि बहुत से अल्फाज इसको आप मुख्तलिफ दे सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आजकल टीवी पे आप देख भी रहे हैं कि कुछ पार्टियों के अल्फाज बहुत गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम सही, मेरे लिए इसके लिए ये बेहतर अल्फाज होगा कि वो मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई, वो निजाम का तसलसल नहीं रहा कि जिस चीज से इस निजाम को मजबूत किया जाए। तो मेरे ख्याल ये तसलसल रहेगा तो इस तरह की गलतियां और इस तरह की नालायकियां और इस तरह की गलत काम ये खुद सही रास्ते पे चले जाएंगे। अच्छी बात है, और होना भी ऐसी चाहिए। ये बताइएगा कि फाटा के भी सेनेटर्स जो हैं वो 4 के करीब मुंतखब किए जाने हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा सारी सूरत हाल? मुझे इस बार लग रहा है कि जो MNA है वो काफी मिच्योर हैं और वो फाइनेंशियली भी ऐसे नहीं है कि उनको इन चीजों की जरूरत हो। मेरे ख्याल में फाटा से इस बार जो सेनेटर्स आएंगे, MNA जो तरजीह हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि प्रायोरिटीज को देख रहे हैं कि फाटा के लिए कौन से लोग बेहतर होंगे, कि जो 68 साल से वहां महरूमी है उसको किस तरह दूर किया जाए और किस तरह हम वहां कामयाबी हासिल करें। क्योंकि अगर आपको याद है कि अक्सर हमारे फाटा के लोग जो पहले आते थे, ये पिछली असेंबली और इस असेंबली से हटा के, तो वो अक्सर पीछे बैठ के 6-6 साल गुजर, 4-4 साल गुजर चुके होते थे, तो वो कोई बात भी नहीं करते थे और बैठे रहते थे, एक सिस्टम चल रहा था। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं यंग लोग आ रहे हैं, वो जो है परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने हल्की की आवाज उठाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ इशू पे दुनिया के साथ लगे रहते हैं और उस चीज में अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और आपको वो जद्दोजहद इस बार सेनेट के इलेक्शन में भी मैं काफी पुरुमीद हूँ कि जो पिछले अदवार में जो गलतियां दोहराई गई, जो नालायकियां दोहराई गई, जो कस्तन या गैर दानिस्ता हुई, मेरे ख्याल इस बार वो नहीं दोहराई जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो सके। मुझे एक चीज़ और बताइएगा अफरीदी साहब के, जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो बड़ी जमातें हैं वो आपस में ये तय कर रही हैं कि जितनी भी उनकी सीट्स बनती हैं वो बिला मुकाबला करवा ली जाएं, ताकि ये जो सीक्रेट बैलेट का मामला है यहाँ तक नौबत ही ना पहुंचे और खुदा न खासा जो बोलियों शोलियों की बातें चल रही हैं वहां तक भी सिलसिला ना पहुंचे। तो क्या ये दुरुस्त बात है और क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटजी होगी? ये बहुत दुरुस्त स्ट्रेटजी होगी कि इससे ये होगा, वही बात, फिर ये मेच्योरनेस होगी, एक अच्छा होगा, एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा। इस तरह होने से आस्ते आस्ते ये जो चीजें आ रही हैं
ये आस्ते आस्ते खत्म होती जाएंगी और हमारा एक निजाम मजबूत होता जाएगा, और इस तरह हो जाए तो बहुत बेहतर है। अल्लाह करे कि ऐसा हो। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा अफरीदी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाने का जो ऐलान किया है और उसके लिए एक सेल भी बना दिया है, वो भी इंशाल्लाह अपना काम शुरू कर देगा। कितनी ज़रूरी है कि इस्लाहात जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी में हों, ताकि ब्यूरोक्रेसी भी ऑन बोर्ड हो और जो चीज़, जो विजन प्राइम मिनिस्टर का और आप जैसे जो मिनिस्टर्स हैं उनका है, उसको भी मटेरियलाइज किया जा सके? देखो, इस मुमलिकत में सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेसी का है, क्योंकि अवामी लोग तो आते हैं और जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह मौजूद रहती है। बहुत सी सेफ्टीज आप देखेंगे कि अगर पिछली गवर्नमेंट थी या उससे पिछली गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट है, तो वो चेहरे आपको नजर आते रहेंगे, और उनकी पावर अगर 22 ग्रेड 21 ग्रेड अफसर के देखें तो वो ब्यूरोक्रेसी की जो पावर है वो अपनी जगह स्टैंड कर रहे होते हैं। पॉलिटिशियन आते जाते हैं, तो अगर ब्यूरोक्रेसी को, एक तो इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है इसको बहुत बेहतर किया जाए, और ब्यूरोक्रेसी के लिए ऐसे इस्लाहात किए जाए कि वो जो तसलसल है, वो जो निजाम है और इस मुल्क का चलाना है, जो मेन रोल अभी पॉलिटिशियन जब आते हैं एज अ कैबिनेट, हम 20 आदमी हैं, लेकिन उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी काम करती तो वो एक लाइन होती है, तो उस पूरी लाइन का स्ट्रक्चर ठीक करना, उनका निजाम ठीक करना, मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसमें पूरी मुल्क की तरक्की और कामयाबी है। ठीक है, आप आखिरी सवाल अब्बास साहब आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से है। टेक्सटाइल पॉलिसी का आपने ऐलान कर दिया है, उसमें आपने जो अहदाफ रखे हैं, कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो आप अचीव कर लेंगे? और टेक्सटाइल पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान को जो एक ज़र मुबादला का हमें एक बहुत बड़ा चंक मिला करता है, उसमें हम मटेरियलाइज कर सकेंगे उसको? देखिए, इंशाअल्लाह ताला मैं काफी पुरुमीद हूँ कि मेरे इस वक्त 1 साल की कारकर्दगी में ये अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। वैल्यू एडेड सेक्टर को मैंने टोटल फोकस किया हुआ। हमने ठीक है एक्सपोर्ट तो किया, $13 बिलियन हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, जो सबसे बड़ा चंक हमारी वो टेक्सटाइल सेक्टर का है, लेकिन इसमें वैल्यू एडेड सेक्टर जो था वो टोटल जो है $4 से $5 बिलियन का था, जिसको अभी मैंने बढ़ा के तकरीबन $6.5-7 बिलियन तक हम चले गए। मुझे उम्मीद है कि अगर जो टेक्सटाइल पॉलिसी मैंने दी है, जो बैंक इंटरेस्ट मैंने दिया है, तो मेरे जो डोमेस्टिक वो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक तो मेरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरा मेरा वैल्यू एडेड सेक्टर बढ़ेगा, तो उससे भी जो रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते थे, जिससे हमें ज़र मुबादला अर्न करते थे, उससे बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं इसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो हर साल $2 बिलियन वैल्यू एडेड सेक्टर अगर बढ़ाएगा तो इससे कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर मैं इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला मेरे नजर में है वो है बेरोजगारी का। अगर वो टेररिज्म को देखे, अगर आप हर इशू को देखे, अगर जिस चीज को भी देखे वो टेररिज्म है, लेकिन इसमें मुझे एक हर्डल जो आ रही है वो है एनर्जी की, जिसके लिए मैं काफी लड़ रहा हूँ, और इस सब्जी में भी मैंने सेक्टर को गैस दिलाई, और बिजली की लोड शेडिंग तो मुल्क में तो है, लेकिन इंडस्ट्री को हमने काफी कम की हुई है। अगर यही चीज में मुझे अल्लाह ताला ने कामयाब किया, तो मैं अगर हमारे वो कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, तो आपके मुल्क में जो है हर एक्टिविटी, वो जो पॉजिटिव एक्टिविटी है वो बढ़ती रह जाएगी, और नेगेटिव एक्टिविटीज जो है वो खत्म होती जाएंगी। ठीक है, और ये जो आपने वैल्यू एडिशन की बात की है, उधर से जब हमें जीएसपी प्लस का भी स्टेटस मिला था, तो क्या आप समझते हैं कि उसको भी हम फायदा उससे उठा सकेंगे? बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि हमारे नेबर्स कंट्री हैं जो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना है, उन्होंने अपने सारा टेक्सटाइल सेक्टर को जब तवज्जो दी तो वैल्यू एडेड सेक्टर की तरफ उनकी नजरें थी। बदकिस्मती से 68 साल में मैं ये जो कॉटन सेक्टर है, इसको मैं कॉटन नहीं कहूंगा, इसको पाकिस्तान के लिए व्हाइट गोल्ड कहूंगा। ये व्हाइट गोल्ड 4-5 दुनिया के मुल्कों को मिला था, और उससे दुनिया ने बहुत तरक्की की। हम पाकिस्तान से जो हमने इसको तवज्जो नहीं दे सके, तो अगर इसमें मैं कामयाब हो गया तो ये एक ही सेक्टर इस मुल्क के लिए काफी है कि इसकी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, इसका जो प्रेशर है पैसे का, ज़र मुबादले का पूरा करने का। आपके साथ 2 सेक्टर है, एक वो जो फॉरेनर से रेमिटेंस आते हैं पैसों का, एक आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल इससे हमारी IMF से भी जान छूट जाएगी, बेरोजगारी से भी जान छूट जाएगी, और ये मुल्क जो है अपने पांव पे खड़ा होगा, और नौजवान जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल जो मेरी सोच और विजन है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी मदद करे, तो अगर मुझे कामयाबी मिली
तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल बेरोजगारी बिल्कुल नहीं होगी। आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी अब्बास खान अफरीदी साहब, अगर नीयत साफ है, आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो लोग, कई लोगों के बारे में हमें मालूम है कि वो यहाँ से अपने सेटअप उठा के तो बांग्लादेश चले गए हैं, फैक्ट्रियाँ उठा के, और ये जो ट्रेंड है इसको कैसे रिवर्स किया जाएगा और क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इन लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रूमर्स हैं ये टोटल गलत है। हमारे जो 13 बिलियन कॉटन की बेल्स थी उसकी एक्सपोर्ट वो हम करते थे। 1 बिलियन बेल हम बाहर से भी मंगवाते थे और हर साल हम मंगवाते हैं। और हमारा एक ही था कि हम ज्यादातर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। हमने कॉटन की ग्रोइंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी थी। जो अभी मेरे मिनिस्ट्री में आई है मैं इस पर भी तवज्जो दे रहा हूँ मुख्तलिफ, और इसके लिए भी कानून साजी भी कर रहा हूँ असेंबली से। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आने वाले दिनों में हमारी प्रोडक्शन वो कॉटन भी बढ़ेगी मुल्क में, और साथ साथ वैल्यू एडेड सेक्टर होगा, तो जो हमारा रॉ मटेरियल की जाता था वो जब अपने मुल्क में खपत होगी, डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट में हम वैल्यू एडेड सेक्टर पे जाएंगे। ठीक है। तो इससे जो आपकी बातें ये खत्म होंगी। दूसरा जो है, हमने अपनी मार्केटों को मुख्तलिफ मुल्कों में रखा था। अभी हम कोशिश कर रहे हैं चाइना और रशिया की तरफ जाए, और इससे हमें काफी कामयाबी मिलेगी। और दूसरा, मैंने इस पॉलिसी में ये भी रखा हुआ है कि हम थोड़ा 13-14 एटम्स में अपने एक्सपोर्ट करते थे। दुनिया करती है 600-700 एटम में। तो इसके लिए भी हम ऐसे सेक्टर बना रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं। जितना हम बढ़ाएंगे उससे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर। बहुत अच्छी बात है। विश यू गॉड स्पीड मिनिस्टर साहब। इंशाल्लाह आपकी नीयत साफ है, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह उसमें समरात होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फेडरल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल जनाब अब्बास खान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से अपना नुक्ता नज़र बता रहे थे। दूसरा टॉपिक जो है वो है नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि उसका डिले शायद हो जाए। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई है चेयरमैन वापडा साहब की तरफ से, और इसका स्टेटस क्या है ज़रा जांचने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल मोहम्मद जुबैर साहब जो कि CEO हैं इस प्रोजेक्ट के, उनसे बात करते हैं। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि सुना है कि कुछ शॉर्टफॉल्स हैं इस मामले में, इस प्रोजेक्ट के हवाले से 969 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, क्या ये अपनी अर्ली कंप्लीशन की तरफ जा रहा है या ये अपने स्केड्यूल से बिहाइंड है? जी, इस वक्त तक ये प्रोजेक्ट शेड्यूल पे चल रहा है जी, और आज इसकी प्रोग्रेस ओवरऑल कोई 70% के करीब है। अच्छा जी। इसका पावर हाउस जो तकरीबन 1 किलोमीटर पहाड़ के अंदर है जी, 100% एक्सकवेट हो चुका है और उसके अंदर मैकेनिकल इक्विपमेंट को फिक्स कर रहे हैं। ये आप टनल की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं इस वक्त पावर हाउस की बात पावर कर हाउस रहा की हूँ। बात, अच्छा ठीक है जी। पावर हाउस के साथ ट्रांसफार्मर हॉल है और ये भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ठीक। इसके 6 ट्रांसफार्मर चाइना से आ चुके हैं और साइट पे पहुंच गए हैं। ठीक है। जहां तक टनल का ताल्लुक है, 80% टनल की खुदाई हो चुकी है। टनल बोरिंग मशीन 10.2 किलोमीटर एक्सकवेशन कर चुकी है और होपफुली इस साल के एंड में ये सारी टनल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। उसके बाद डैम साइट है। डैम साइट तेजी से चल रहा है और तकरीबन ये 64% के करीब कंप्लीट हो चुका है और मार्च लास्ट वीक में हमने 3rd स्टेज डाइवर्शन कंप्लीट करनी है। आज तक इसके ऊपर 140 अरब रुपए का खर्चा हो चुका है। ये तो जनरली मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। ठीक है। अभी मैं पैसों की बात करूंगा। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में जो बेसिक मसाइल्स हैं कि आज तक इसका फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ। ये वैसे बड़ी अजीब सी बात नहीं है जनरल साहब के फाइनेंशियल क्लोज हुआ ही नहीं है और प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है? हाँ जी, वो कंपल्शन थी जब ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और लेकिन ये अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और इसी सिलसिले में सुबह भी एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर इस मसाइल को खत्म किया जाएगा। ठीक। अभी वेरी रिसेंटली चाइना एग्जिम बैंक से $300 मिलियन का लोन गवर्नमेंट अरेंज कर रही है, तो होपफुली इसके बाद ये क्लोजर हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें पैसे के मसाइल हैं। अगर पैसा
तेजी से मिलता रहे, उसी तेजी से प्रोजेक्ट भी कंप्लीट अच्छा होगा। जनरल साहब, ये इस बात में कहां तक दुरुस्तगी है कि इमीडिएट शॉर्टफॉल जो आप फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल, वो तकरीबन 50 बिलियन रुपीस का है, और आपको याद ही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 2015 में इसको कंप्लीट कर दिया जाए, जो कि लग नहीं रहा, और अब जो उसका जो ओरिजिनल डेट है 2016, उस पर भी शायद लग रहा है कि शायद कंप्लीट ना हो सके। तो ये आप सिर्फ ये समझते हैं कि फाइनेंशियली जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो मसला है, या कुछ टेक्निकल मसाइल भी हैं? नहीं जी, टेक्निकल मसला इस वक्त कोई नहीं है। तो तमाम डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक, और तेजी से काम चल रहा है। मैं सिर्फ आपको पैसों के नाते से ये बताना चाहता हूं कि अगर हम 1% प्रोग्रेस दें जी, तो तकरीबन 2 अरब रुपए का खर्चा है। ठीक, तो पैसे का फ्लो अगर तेज हो जाए तो ये काम भी तेज हो जाएगा। जहां तक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का ताल्लुक है, PC1 के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, हमने इस प्रोजेक्ट को एंड 2016 में कंप्लीट करना है, ठीक। और मैं काफी पुरुम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ये ऐसे होगा जी। लेकिन ये जो आप पूरी उम्मीद तो हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो ऑप्टिमिज्म है ये कहीं अनफाउंडेड तो नहीं है? क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो भी कह चुका है कि हमें जो टेक्निकल मसाइल हैं, जो उसकी फिजिबिलिटी के मुताबिक आपने चलना है, उसमें आप जो डेडलाइन है, अगर उसको आप अर्ली लेवल पे लेके आएंगे तो शायद उनके लिए, वो कहते हैं कि टेक्निकली ये ठीक और फिजिबल नहीं होगा कि आप उस डिजाइन में कुछ जल्दी जल्दी चीजें करें ताकि कहीं खुदा ना नहीं, खास्ता। वो बोर्ड ने ऐसे नहीं कहा। मैं भी उस बोर्ड का एक हिस्सा हूं। ठीक, हमने सिर्फ ये डिसीजन लिया है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, तो तेजी के अंदर कोई हम नुकसान ना कर बैठे। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि इस स्टेज के ऊपर काम को ऐसे ना किया जाए कि कोई बॉटल नेक क्रिएट हो जाए और जिसको ठीक करते हुए ज्यादा टाइम और लग जाए। ठीक, बाकी कोई किसी किस्म का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त हम जो मोस्ट डिफिकल्ट काम है वो रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं जेलम की, जी, और जेलम को हम तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं। ठीक, स्टील फैक्ट्री लग चुकी है और हम उसमें स्टील प्लेट्स को रोल कर रहे हैं। तो मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा, और ना ही कोई ये ऑप्टिमिज्म की बात है। अच्छा, आपने फाइनेंसिस की बात की जनरल साहब, तो 2007 में इसकी जो प्राइस लगाई गई थी वो थी 130 बिलियन रुपीस की, और फिर हमने देखा कि 2012 में 275 बिलियन पे पहुंच गई। अब जब ये कंप्लीट होगा तो कहां पे पहुंचेंगे हम? नहीं, पहले तो मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं ये क्लैरिफाई कर दें। ये प्रोजेक्ट जब इसको बनाया गया तो इसकी कीमत PC1 में 84 बिलियन थी। ठीक, लेकिन जब टेंडर्स को खोला गया तो इसकी जो कॉस्ट आई वो तकरीबन 130 अरब थी। जी, अभी मैं ये सिविल वर्क्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब ये प्रोजेक्ट की प्राइस बढ़ी तो अभी ये तकरीबन 160 बिलियन के करीब है। ठीक, तो ये ओवरऑल 274 बिलियन इसकी कॉस्ट है। ठीक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे हम ध्यान नहीं करते कि ये कीमत कैसे बढ़ी है। जी, जी, डॉलर का रेट उस वक्त 60 रुपए था, PC1 86 रुपए पे बनी है, ठीक, मार्केट से 100 रुपए का डॉलर मिल रहा है। तो एक्सचेंज रेट के अंदर तकरीबन 37 अरब रुपए में कीमत बढ़ी है। ठीक, जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस वक्त हम काफी सारा पैसा सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की 2-3 और फैक्टर्स हैं, और अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो ये जो ऑक्सिलरी चीजें मैंने बताई हैं जी हाँ, इससे एक्स्ट्रा बर्डन प्रोजेक्ट के ऊपर आया है। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी इस वक्त बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। लेकिन जनरल साहब, जो कैश कॉन्स्ट्रेंट है इस वक्त, वो आप कितना 14 बिलियन का 15 बिलियन का फेस कर रहे हैं फौरी तौर पे इमीडिएटली? इस वक्त इमीडिएट जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर दे दे 14.7 बिलियन, तो उसमें कुछ ड्यूटी के पैसे हैं, बाकी प्रोजेक्ट के है। फिर कुछ हमारे मसाइल हैं डोनर्स के साथ, वो इंशाल्लाह इस 16 या 17 तारीख को हल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जाती तौर पे मुझे कोई इस प्रोजेक्ट पे कोई मसला नजर नहीं आ रहा। डोनर्स के क्या चीजें कंसर्न, ऑर्गेनाइज्ड क्या हैं। क्या जनरल साहब कोई डोनर्स हाँ ने जी। कंसर्न्स शो किए हैं अपने इस हवाले से? वो डोनर्स का ये है कि उनके रूल
रेगुलेशंस और हैं, हमारा जो FIDIC लॉ है उसमें रूल रेगुलेशन डिफरेंट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइड्स को बैलेंस करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। 16-17 को सऊदी अरब से एक डेलीगेशन आ रहा है, उनसे फाइनल मीटिंग्स है हमारी। ठीक है। और कल जो आप कह रहे थे कि कल भी इस हवाले से मीटिंग है, उसमें क्या होने जा जी, रहा है? कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है, जिसमें ये फॉरेन डोनर्स के अकाउंट्स, इनके मसाइल को डिस्कस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कल पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जनरल साहब ये मुझे आखिर में थोड़ा बता दें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी कि 2015 में कंप्लीट कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि आपने जो बात कही है उससे ये अंदाजा हो जाता है कि 2015 में ये पॉसिबल नहीं है। 2015 में ये नहीं हो सकेगा। और मैं तो सिर्फ एक सिंपल जुबान में बात करता हूँ, ठीक है, कि इतने बड़े टेक्निकल डेलिकेट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में ठीक बात, तेजी ना की जाए, बिल्कुल जो बाद में संभाली ना जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। विश यू गॉड स्पीड, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हों। चलें, थोड़ी सी देर भी हो जाए तो खैर है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, इसको फॉलो अप करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगला टॉपिक देखते हैं, और वो है सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जिसके बारे में खबरें आ रही हैं कि उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरेस्ट लिया है इसको ठीक करने के बारे से। इसी वाले से आज एक रिपोर्ट आपने देखी होगी, अंसार अब्बासी साहब ने लिखी है, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं खुद अंसार अब्बासी साहब से, उनसे पूछते हैं। अंसार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बासी साहब, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसकी इस्लाहात का जो कह दिया है उन्होंने, इसको कैसे, कहां से, किस तरह शुरू किया जाएगा? देखें, ये बेसिकली आपको पता है कि पिछली 2-3 दहाइयों से हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की हालात दिन ब दिन खराब इसलिए होते जा रहे हैं कि इंतहाई पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है। और जिस तरह से एक डीपोलिटिसाइज या एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो गया है। और जो इंस्टीट्यूशन खासतौर पे जिस तरह फेडरल लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट भी है, और सूबों में जिस तरह SNG डिपार्टमेंट होते हैं जो कि पर्सनल मैनेजमेंट के जिम्मेदार होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में, तो ये इदारे बेसिकली अपनी अहमियत खो चुके हैं, और ये आजकल इनका काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस का एक किरदार है। तो इस सब चीज को रिवर्स करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रिक्वायर्ड है, आप चूंकि ये पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे अहम पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड है। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक हमारे सदर या हमारे वजीर आजम, जाहिर है सदर की बात इसलिए कह रहा हूँ, पहले मुशर्रफ साहब थे, मतलब डिक्टेटर हो या हमारी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हो, मैंने पिछले कोई 20-30 साल देखा है कि ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करने के लिए उस पॉलिटिकल विल की बहुत कमी रही। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जो कर रहे हैं, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बोला है कि जी आप रिफॉर्म्स के बारे में करें, लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ कि ये उस वक्त होंगे जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर वो हैं, वो जब ये फैसला करेंगे कि मैंने भी इवन ब्यूरोक्रेसी के मसलों में इंटरफेयर नहीं करना, कोई वजीर नहीं कर सकता, कोई सेनेटर नहीं कर सकता, कोई MNA नहीं कर सकता, सबसे पहले इनको अपने ऊपर ये चीज लागू करनी पड़ेगी। और जब ये चीज हो गई तो लेट मी अश्योर यू, बिकॉज अदरवाइज तो इतनी इनकॉम्पिटेंस है, हर तरफ आप देख लें, मिनिस्ट्रीज को देख लें, डिवीजन को देख लें, अटैच डिपार्टमेंट्स को देख लें, कोई भी एजेंसी आप हुकूमत की ले लें, तो ये डीपोलिटिसाइजेशन उस पॉलिटिकल विल से स्टार्ट होगी जिसका फैसला प्राइम मिनिस्टर ने खुद करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अंसार भाई, कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसकी भी हमारे यहाँ कमी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस फॉलो किए जाने चाहिए वो हम फॉलो नहीं करते हैं, और आउट ऑफ द वे जाके फाइल्स पे शुरू कर देते हैं काम करना। तो क्या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से? देखें, यही जो पॉलिटिसाइजेशन के कंसिक्वेंस में ये सारे रीजन आते हैं। मैंने जो आपको बताया ना कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है, मैं आपको समझाता इस तरह हूँ कि मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है वो मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच है, कि वहां पे जब एक अफसर लेफ्टिनेंट भर्ती होता है तो वो उसके टैलेंट को, उसकी हर चीज को देख के उसके फ्यूचर के बारे में फैसला कर लेते हैं कि हमने इसको कहाँ लेके जाना है, किस किस्म की ट्रेनिंग देनी है, कौन कौन सी पोस्टिंग देनी है। सो एक सही कैरियर प्लानिंग और मैनेजमेंट हो रही होती है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में ये जो इदारा हमारा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है और ये जो सूबे में है, जब तक आप इनको ये इजाजत नहीं देंगे और पूरी आजादी हो, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। आप देखें कि आर्मी के अंदर मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच के मामलात में इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता, यानी वज़ीर-ए-आज़म भी देखें नहीं करते, वज़रा भी नहीं करते, इवन फौज के अंदर से बहुत एक्सेप्शनल केसेस का मुझे नहीं पता,
लेकिन कोई इंटरफेरेंस वैसे नहीं हो ठीक सकती। बात। यहाँ पे जो कैरियर प्लानिंग है उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। मैं बीइंग इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये मेरा भाई है, मेरा भांजा है, दोस्त है, इसको वहां से वहां लगा दें, वहां से वहां लगा दें। उस वजह से जो आप कह रहे हैं ना कि प्रोसेसेस कुछ भी यहाँ पे फॉलो नहीं होता। और अलमिया आप ये देखें कि फर्क करें, मैं आपको एक बड़ा फैक्ट बताता हूँ कि इस वक्त जो हमारी फेडरल डिवीजन और जो मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है और जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, इनके जो सेक्रेटरीज हैं 90% सेक्रेटरी वो हैं जिनका उन डिवीजन और मिनिस्ट्रीज या उनके अटैच डिपार्टमेंट का अपनी तैनाती से पहले एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं होता। आप मुझे बताएं ये क्या कैसे मुल्क चलेगा? ठीक बात है। और ऐसे तो जाहिर है कि हमें इसको सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया अंसार भाई। और जो बात आपने की है वो वाकईतन उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये काम नहीं है कि वो जाके आप पारा में खड़े होकर वहाँ पर चीज़ें देखें। ये बेसिकली कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ और कंसर्न जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका काम था कि वो जाके देखते कि प्राइसेस कैसे चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट का काम नहीं किया करते, वो मैक्रो मैनेजमेंट किया करते हैं। लेकिन इस पर हम फॉलो अप करेंगे। और इस वक्त अगले टॉपिक की जानी बढ़ते हैं और वो है माहौलियात के हवाले से। नाज़रीन, वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसको हम उतनी ही कम तवज्जो और अहमियत देते हैं। आपको मालूम है कि 2014 जो भी गुजरा है ये हॉटेस्ट ईयर था एवर। और ये भी अजीब बात है कि जितने भी साल गुजरे हैं गर्म तरीन वो सारे इसी सदी में गुजरे हैं और 14 साल जो हैं वो सारे गर्म तरीन थे। तो ये बड़ा कंसर्न है, इस कंसर्न शो किया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त, बहुत ही पुराना उनका नाम बड़ा एक एनालिस्ट के तौर पर भी वो जाने जाते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और उनका नाम है अहमद फराज खान साहब। उनसे बात करते हैं। फराज भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फराज भाई मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ये तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि शदीद तरीन सूरत हाल बनने वाली है। इसका थोड़ा सा जरा हमें सादा लफ्जों में मेरे जैसे लोग जो हैं उनके लिए बता दें कि मसला क्या है और क्यों इतना बड़ा मसला है। देखिए, मसला तो जो सर वो है ये कि अब हम जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पिछले 100-150 साल में, उसमें जो गैसेस हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारा सारा कंपैरेटिवली गर्म हो रहा है। जी। अच्छा, ये तो अब सबके नॉलेज में है, चीजें बेसिक चीजें हैं। अब उसमें अब ये है कि किस रेट से हो रहा है वो उस पर डिबेट है थोड़ी बहुत। लेकिन ये जो पिछले 10 साल की डॉक्यूमेंटेशन है पिछले 14-15 साल से, ये हम 1820 से मतलब 135 साल हो गए हैं जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ये किस रेट से चीजें चेंज हो रही। ठीक बात। चेंज पे कोई मतलब डिबेट नहीं है, सिर्फ रेट पे डिबेट है, किस रेट से चेंज हो रही। अच्छा। तो अब ये जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन आई है, अगर आप उसे पाकिस्तान के हालात में भी देखें ना, पिछले 10 साल में आपकी मॉनसून शिफ्ट हो गई है पिछले 6-7 साल से। रेगुलरली वो जून में आ जाती है प्री मॉनसून, फिर मॉनसून वीक हो जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ये सारे जितने भी हैं फिनोमेना, वो सारे के सारे लिंक किए जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि फराज भाई ये जो आप बता रहे हैं ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अब इसका जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट है, खासतौर पर जिस तरह आप तो डील करते हैं एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर के ऊपर जो कि हमारा की सेक्टर है, उसके ऊपर इसके क्या असरात पड़ने जा रहे हैं और हमें कितना कंसर्न उसके बारे में शो करना चाहिए? अच्छा, वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो हमारी अपनी रिसर्च भी है, आपकी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में भी है एक क्लाइमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट, आपकी अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2012 में रिपोर्ट दी थी। वो सारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दी थी उसमें उसने 9 एरियाज बताए थे जिसमें ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट आएगा ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है। उसमें से जो 6 थे वो डायरेक्टली लिंक थे आपकी एग्रीकल्चर के साथ, कि आपके ग्लेशियर्स मेल्ट ज्यादा होंगे। अच्छा, उसका सूट जो है वो आपके दरियाओं में आ जाएगा। अच्छा, आपके जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जिसमें ड्राउट है, आपकी हाई फ्लड्स हैं, ये सारे के सारे उस साइकिल का पार्ट है। ठीक है। और जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो सीरियल्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी क्योंकि आपका नाइट टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक। और नाइट टेम्परेचर जो है वो आपकी जितने भी है राइस है, आपकी वीट है, उसमें क्वालिटी लाता है जो नाइट टेम्परेचर से।
ठीक। जो कूलर नाइट्स हैं वो उसमें क्वालिटी ऐड करती हैं और क्वांटिटी ऐड करती हैं। जब रात का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर आपके यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि आप राइस की क्वालिटी भी लूज करेंगे, आप उसकी क्वांटिटी भी लूज करेंगे। ठीक ठीक। तो अब इसमें ये मुझे बताएं कि अब करना क्या चाहिए हमें? जाहिर है कि वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी, ये तो एक ग्लोबल एफर्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में लॉस नहीं देखिए, दो चीजें हैं ना। एक तो आप सीड डेवलपमेंट का आपका सेक्टर है जिसमें मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि सीड टेक्नोलॉजी जो है हमारी, जो हमारी अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। ठीक है। आप सीड्स ऐसे डेवलप करने की कोशिश करें जो कि सस्टेन कर सकें हाईली वेट सीजन को, ड्राउट सीजन को, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट्स को हैंडल कर सकें। चलें देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। फराज भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे ऊपर मेरा ख्याल है कि हुकूमतों को, सबको, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, सबको मिलके एक जॉइंट पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब का मसला बनेगा और बन रहा है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ रिलेटेड एक खबर आपने शायद देखी होगी कि सेनेट की जो कमेटी है उसको ये बताया गया है कि 2050 तक सिंध का जो बदीन और ठट्ठा का इलाका है ये खुदा न खास्ता डूबने का इम्कान है। और जो राइजिंग लेवल ऑफ सी है उसका आप देखेंगे कि उसकी वजह से 2060 तक कहा जा रहा है कि कराची जो है वो मुतासर हो सकता है। तो इसका जरा तजिया करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है खुदा न खास्ता। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर वसीम साहब, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, बड़ी आपने एक अजीब सी स्टोरी, आज तो मैं डर ही गया, मैंने कहा यार ये तो काम खराब होने वाला है। तो मुझे ये बताएं कि सेनेट को ये बताया गया है, तो अब इसके ऊपर क्या कंसर्न शो किया है सेनेट ने और गवर्नमेंट ने? जी बिल्कुल कसाना साहब, कल जब ये कमेटी की मीटिंग हुई तो ये जो इन्फॉर्मेशन सामने आई तो वाकई ये सबके लिए हैरानकुन थी, तशवीशनाक भी थी। और ये जो एक्सपर्ट्स थे जिसमें सिंध रेवेन्यू ऑफ बोर्ड के मेंबर्स भी थे, इसके अलावा जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है उसके डीजी साहब वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर आसिफ साहब। उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डाटा, उनके पास डॉक्यूमेंट थे, सैटेलाइट इमेजेस भी थे, और उन्होंने वहां पर ये बात बताई कि जो सी इंक्लूजन है, जो वाटर लेवल है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो लैंड है, वो कोस्टल एरिया की जो बेल्ट है उसको कवर करता जा रहा है। और उसकी बहुत से फैक्टर्स उन्होंने वहां पर बताया, जिसमें मेन फैक्टर ये था कि जो हमारा इंडस रिवर है जिसका पानी समंदर में जाता है अल्टीमेटली, जो हमारे हिमालय से शुरू होता है और पूरे मुल्क से गुजरने के बाद वो इंडस में कोटरी बैराज के बाद एक डेल्टा बनता है और उसके बाद समुद्र में जाता है। तो उसमें क्योंकि मतलूबा मिकदार में पानी नहीं आ रहा, तो जब वो पानी नहीं आ रहा तो समंदर का पानी वो जगह लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से एक तो हमारा जो डेल्टा खत्म होता जा रहा है, साथ ही साथ जो जेर जमीन हमारा जो मीठे पानी के जखायर है वो भी खत्म होते जा रहे हैं और उसकी जगह पे समुद्री पानी लेता जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर यह भी बताया गया कि जो एक LBOD जो लेफ्ट ड्रेन थी बनाई गई थी, जो ये सेमथोर के पानी को निकालने के लिए, उसने भी इसको उसकी वजह से भी उसकी में कोई इंजीनियरिंग के फॉल्ट ऐसे थे, कोई टेक्निकल उसमें फ्लॉज थे, जिसकी वजह से उसका समंदर का पानी वहां तक भी पहुंच गया। तो वहां पर इस खदशे का इजहार किया गया कि अगर इसके लिए इमीडिएट स्टेप्स ना लिए गए तो 2050 तक बदीन और ठट्टा के जो हमारे इलाके हैं ये मुकम्मल तौर पर समंदर के अंदर मर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है। और इस हवाले से वहां पर फिगर्स भी दी गई कि ऑलरेडी जो ठट्टा का 22 लाख एकड़ जमीन जो समंदर में जा चुकी है, जबकि बदीन के जो डिप्टी कमिश्नर साहब वहां मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 31,000 एकड़ जमीन बदीन की भी जो है वो ऑलरेडी समंदर में जा चुकी है। और मेंबर्स के लिए जो वहां पर, क्योंकि बदीन और ठट्टा के हवाले से गालिबन ये पहले से एक इशू चला आ रहा था, लेकिन मेंबर्स के लिए जो एक नई इंफॉर्मेशन थी और एक खतरनाक इंफॉर्मेशन थी वो ये थी, जो कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक ऑफिशियल ने दी, कि इस किस्म की रिपोर्ट्स आई है कि मलीर का भी बहुत सा इलाका जो कराची के साथ है वो अब इससे अफेक्ट होना शुरू हो गया है और समंदर का हिस्सा बन चुका है। तो ये मुझे बताएं आमिर के अगर ये 50-60 हजार एकड़ ऑलरेडी हिस्सा बन चुका है समुद्र का, तो फिर तो हमारे जो आई ब्रोज हैं वो खड़े हो जाने चाहिए और हमें वॉर फुटिंग के ऊपर इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो उन्होंने पीरियड आप देखें 2050 को, ये 100 या 200 या 300 साल का पीरियड भी, जस्ट 45 ईयर्स की बात है। तो अगर इसी पर वहां पर बहस हुई कि इसके लिए तो हमें बिल्कुल वॉर फुटिंग पे इमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम लेने की जरूरत है। और जो सिंध से मेंबर स्टेट्स के अंदर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग भी जरूरत होगी, इसके लिए वहां पे चाइना के मॉडल की बात हुई, तो इसको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। आमिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
और इसको प्रायोरिटाइजेशन में लेके आना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी मसला है। अब चलते हैं ज़रा भारत, और आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को बहुत ऊपर ले गई है और एलिवेट कर दिया है उसको। दिल्ली में उन्होंने राउट क्रिएट किया है बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए। इसी का ज़रा तजिया करते हैं और जांचते हैं हमारे दोस्त इफ्तिखार गिलानी साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं भारत से, उनसे बात करते हैं। इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाई ये बताइएगा कि ये क्या फिनोमिना था कि अभी मोदी साहब का तो फैन फेयर चल ही रहा था और बहुत ज़्यादा लोग उनको पॉपुलैरिटी की जगह पे देख रहे थे, तो अपने ही कैपिटल में आम आदमी पार्टी के हाथों बड़ी उनको तो काफ़ी डिफीट फेस करना पड़ी है। बिल्कुल, ये हनीमून पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट का चल ही रहा था कि ये खबर जो है कौमी दारुल-हुकूमत में जो है बीजेपी की इतनी करारी हार हुई है कि सिर्फ 3 सीटें हासिल कर पाई है और कांग्रेस का तो नाम निशान मिट गया है यहाँ पर दिल्ली से। लेकिन एक अहम चीज इसमें ये है कि ये पहला इलेक्शन है नरेंद्र मोदी का 2001 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, जो इलेक्शन उन्होंने हारा है। ठीक, इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी चोट है उनके लिए, उनकी हुकूमत के लिए, और उनका जो दर्ज है उसके लिए बहुत बड़ी चोट। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार भाई मुझे ये बताएं कि इसमें जो राइज ऑफ आम आदमी पार्टी है, पिछली दफा भी हमने देखा था और उन्होंने जब रिजाइन किया था वो भी हमें याद है, लेकिन इसके राइज ऑफ फिनोमिना ऑफ आम आदमी पार्टी, इसकी वजह क्या है? बेसिकली क्यों लोग पसंद कर रहे हैं केजरीवाल साहब को? सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग यहाँ पर खासतौर पर जो तालीम याफ्ता तबका है, खासतौर पर जो खासा नॉलेजेबल तबका है, मिडिल क्लास तबका है, जो दिल्ली में अक्सरियत में है, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से ऊब चुका है। मेरे ख्याल में ये फिनोमेनन सिर्फ अब दिल्ली में भी नहीं है, फिनोमेनन अब साउथ एशिया की दूसरी कंट्रीज में भी अब पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि इन्फॉर्म्ड पब्लिक है यहाँ पर दिल्ली में, इसलिए जो है अपने आप को जाहिर भी कर देते हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने कर दिया था जाहिर, लेकिन उस वक्त क्योंकि बीजेपी भी अपोजिशन कांग्रेस के खिलाफ मैदान में थी, तो बीजेपी ने अच्छा खासा वोट ले लिया था उसका। लेकिन पिछले 7 महीनों में जो बीजेपी ने जिस तरह की कारकर्दगी यहाँ पर दिखाई है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो गए हैं, लेकिन उसका फायदा यहाँ पर आम आदमी को नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरीके से जो मोदी साहब का जो अपना तर्ज हुकूमत भी है, एक डिक्टेटर नाम तरह का एक तर्ज हुकूमत है, उसको लोगों ने खासा नापसंद किया है। और भी जो बहुत सारी चीजें थी जो इस गवर्नमेंट की हुकूमत, जैसे घर वापसी का सवाल, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को जो है हिंदू बनाने की एक मुहिम की छेड़ रखी थी, उसने जो है खासा यहाँ मिडिल क्लास तबके को खासा मायूस कर दिया। ठीक है। अच्छा गिलानी साहब मुझे ये बताएं कि आपने बीजेपी की पॉलिसीज की बात की है, मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पे गॉडसे साहब जिन्होंने मारा था गांधी साहब को, उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। राजस्थान में जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पे एक फ्लाईओवर का नाम जो है वो गॉडसे के नाम पे रख दिया गया है, अनटिल एंड अनलेस के पब्लिक जो फुरोर हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने उसको वापस लिया। तो ये जो एक सिलसिला है एक कम्युनलिज्म बनाने का और इस तरह एक्सट्रीमिज्म क्रिएट करने का, क्या ये बैकफायर नहीं करेगा इंडिया जैसे मुल्क में? बिल्कुल, ये दिल्ली में तो बैकफायर हो गया है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने आज जो जीत दर्ज की है, वो बिल्कुल क्लास और कास्ट कम्युनल बैरियर्स को बिल्कुल ही ट्रांसेंड करके ये जीत हासिल कर दी है इस वक्त आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। और ये सब चीजें जो पिछले 7 महीनों में इस मोदी की हुकूमत में हुए हैं, उनका एक करारा जवाब था पब्लिक की तरफ। अच्छा, दूसरा मुझे जो एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये थी कि जब ओबामा साहब आए थे इफ्तिखार भाई, तो उसमें हमने देखा था कि पूरे ट्रिप के दौरान कश्मीर का कहीं भी जिक्र नहीं आया। तो क्या अब ये समझा जाए कि कश्मीर जो है वो अमेरिका की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है और कश्मीर का मसला जो है वो इंडिया भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता हल करना? मेरे ख्याल में पब्लिकली तो शायद इसका जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन जो सब टेक्स्ट जो जॉइंट स्टेटमेंट का था या जॉइंट डिक्लेरेशन का जो सब टेक्स्ट था, उसमें जो रीजनल इश्यूज को हल करने की बात कही गई थी, उसमें जो रीजनल जो है ठीक है एंटेटमेंट को हल करने की बात। ठीक है, चलें इस पे मजीद किसी से बात करेंगे। मेरा टाइम खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अब आखिर में हम क्रिकेट की बात करते हैं और बात करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे क्रिकेटर जनाब जुनैद खान साहब के साथ, और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या हाल है। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, और आपकी शादी कल हुई, आज आपने वलीमा खाया माशाल्लाह, और मैं देख रहा था बड़ी देगें शेगें चल रही थी वहाँ पे और बड़े खाने शाने। तो ये आपने अचानक फैसला किया हंगामी शादी करने का, ये तो जरा बताएं कैसे किया? ये तो इसी तरह था ना कि जिस तरीके से आप सबको पता था कि मेरा मतलब टारगेट जो था वो वर्ल्ड कप खेलना था, लेकिन जैसे ही मेरा नाम मतलब मैं इंजर्ड हुआ और वर्ल्ड कप में मैंने नहीं सेलेक्ट हुआ,
तो मैं काफी स्ट्रेस था। इवन मेरी वाइफ जो थी वो भी काफी स्ट्रेस थी। इवन मेरे फैमिली भी जो थे वो भी स्ट्रेस में थे, लेकिन वो फिर हमें बता रहे थे कि समझा रहे थे, लेकिन उसमें मतलब काफी हद तक हम लोग स्ट्रेस में चले गए थे। तो उसमें जब मैं एमसीए में ही था तो मैं 2 दिन के लिए घर आया था, तो अबू ने जो मेरी हालत देखी कि मैं काफी स्ट्रेस हुआ हूँ, तो उसने कहा कि बस हम ये रुखसत ही कर रहे हैं। तो मैंने उसे कहा भी कि अभी मुझे टाइम है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अबू ने कहा कि नहीं, लाइफ में पहला जो है वो लाइफ है, उसके बाद ही बाकी काम है। तो उस लिहाज से फिर सारे फैमिली वाले बैठ के उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो तब फिर मैं राजी हो गया। ये वैसे ये शादी यादगार ही रहेगी, इतनी जल्दी शादी करना और इतनी जल्दी फैसला करना, वैसे ये आप जैसे ही बंदा कोई कर सकता था। मुझे ये बताएं कि हमारी जो भाभी हैं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपने वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला? और जाहिर बात है उन लोगों ने तो ये नहीं कहा, लेकिन वो मुझसे ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रेस थी, क्योंकि उसको इतना आइडिया नहीं है कि मतलब क्रिकेट में अप डाउन तो होता रहता है। हाँ। तो वो भी स्ट्रेस थी, दूसरा नस्ती था, तो उसके फैमिली वाले और मेरे फैमिली दोनों वाले बैठ के ना उन लोगों ने ये डिसाइड किया। अच्छा अच्छा, अल्लाह करे कामयाब हो। और मुझे ये बताएं कि अब हम आपको बहुत मिस करेंगे। पाक भारत टाकरा शुरू होने वाला है 15 को, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपकी दुआएं क्या हैं? जाहिर बात है, बीइंग ए पाकिस्तानी और फ्लैग जो है, मेरी यही दुआएं और हॉप भी है कि इंशाल्लाह हमारे लड़के जो है वो है जूनियर, सीनियर लड़की की कमी हमें महसूस होगी, लेकिन जो जूनियर लड़के हैं उन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। और आप देख ले कि इंडिया की टीम में भी वो अप डाउन शुरू हुआ है, ग्रुपिंग स्टार्ट हुए, वो जिस तरीके से धोनी को टेस्ट से हटा दिया कप्तानी से, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में अगर देखा जाए और हमारे प्लेयर भी नए, तो मेरे ख्याल में इस बार जो है वो जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। लेकिन मुझे एक चीज जरा बताएं कि आप पाकिस्तान में मैच देख रहे होंगे, तो क्या मशवरा देंगे? मुझे तो आज थोड़ा सा डर सा लग गया है, क्योंकि आज अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा वापस फॉर्म में आ गया, उसने 150 स्कोर कर दिया। तो क्या मशवरा देंगे कि जो भारत के जो मेन बैट्समैन हैं उनको कैसे आउट करें हमारे फास्ट बॉलर्स? इसमें ये कि डेफिनेटली जब भी हम इंडिया के अगेंस्ट खेले हुए तो वर्ल्ड कप में मैचेस वो लोग जीते हैं, लेकिन अदरवाइज जितने सीरीज हुए वो हम लोग जीते। लेकिन फिर भी मेरे उनके लिए यही एडवाइस है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट अभी टीम में ज्यादातर लड़की जूनियर है, तो इंडिया के टीम के अगेंस्ट जो भी परफॉर्म कर लेता है तो वो हीरो बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हर किसी के पास चांस है और वो अपना 110% दे और वो ये सोच के खेले जिस तरह डोमेस्टिक में खेलता है। तो अगर यही सोच के खेलेंगे और पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह सारे परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, अब आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी फिटनेस का क्या हाल है, कब तक आप मुकम्मल फिट होके वापस आएंगे एक्शन में? इसमें तो यही कहते इंशाल्लाह जिस तरीके से मेरी डॉक्टर सोहेल सलीम से बात हुई और जो वो मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मुझे इंशाल्लाह होपफुल है कि मैं इंशाल्लाह 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो फिट हो जाऊंगा। अच्छा, ये फिट भी होना है आपने। और मुझे पता चला है कि आपके वालिदैन जो हैं वो बड़े कंसर्न हुए हैं कि आपका वजन कम हुआ हुआ है, जरा कुछ खाना पीना ठीक करेंगे अपना। बस वही है, उसमें वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में था, तो आपको पता है जब स्ट्रेस में बंदा होता है तो वेट जो है वो अमूमन जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन अभी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं थर्सडे को वापस जाऊंगा एमसीए और वहाँ पे दोबारा रिहैब के लिए स्टार्ट करूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वेट भी बढ़ जाएगा, दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा और थोड़ा बहुत जो होपफुल है वो फिटनेस इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी शादी को मुबारक हो, आपके खानदान के लिए भी मुबारक, और आपको बहुत बहुत दुआएं जी। बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। जुनैद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टॉप क्लास फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की शान है और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह क्रिकेट खेलते हैं। अल्लाह ताला करे कि वो जल्दी वापस आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम देखेंगे, हम तो ज़रूर देखेंगे, और 15 तारीख का जो मैच है वो भी हम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान क्या करता है, और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग वहाँ पे क्या करती है। इंशाल्लाह उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं, सारी कौम की दुआएं होंगी। वैसे 92 के कप में भी हमारी दुआओं की वजह से ही पाकिस्तान जीता था, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पाकिस्तान के साथ दुआएं होंगी, और दुआएं जो हैं वो तो तकदीर भी बदल दिया करती हैं। यहीं पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाया खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे इस राकिस्तानों को इजाज़त दीजिए। कल रात 11 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।